मेरी। हाँ जी, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम विमल है। नमस्कार। और नमस्कार जी। और हम पढ़ रहे हैं पास इट ऑन, बिल डब्ल्यू की जीवनी। और इसमें हमने अभी तक पढ़ा, जो कल हमने पढ़ा था, कि बिल डब्ल्यू के परिवार के बारे में, उनके माता के परिवार के बारे में, उनके पिता के परिवार के बारे में हमने पढ़ा था कि उनके पिता गिलमैन बैरस विल्सन, वो संगमरमर की कटाई वगैरह वो खानदान में काम, उसमें खान में काम किया करते थे। और उनका जो बचपन था बिल का, अपने फादर के साथ अच्छा था रिलेशनशिप। और उनके जो फादर की साइड के लोग थे, उनके बारे में बताया कि अच्छे थे, इंसानियत उनके लिए बहुत महत्व रखती थी। और काफी मिलनसार टाइप के लोग थे। और उनके उस पिता के परिवार में भी शराबीपन के लक्षण थे। हालांकि वो उनको सीरियस ड्रिंकर या हैवी ड्रिंकर बोलते हैं। और उनकी मदर की साइड में, जैसे हमने पढ़ा था, कि काफी पढ़े लिखे ऊंचे तबके के लोग थे, टीचर, लॉयर, जज, वो सब थे। और उनकी माता एमिली ने भी आगे जाके टीचर रही थी पहले, और उसके बाद में आगे जाके उन्होंने और पढ़ाई की और मेडिकल प्रोफेशन उन्होंने अपनाया था। तो ये हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं पेज नंबर 15 से आगे, सेकंड पैरा। Although Bill never made any real effort to trace his roots, he was Scot-Irish on his father's side and primarily Welsh on his mother's. He believed himself to be a distant relative of Woodrow Wilson. अब बिल ने अपने पूर्वजों के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। रूट्स, यानी कि उनका खानदान कहाँ से शुरू होता है, जड़ें कहाँ हैं उनके परिवार की, वो ज्यादा जानने का कोई प्रयास नहीं किया उन्होंने। लेकिन उनके पिता जो थे, क्योंकि अमेरिका में पहले ब्रिटेन का ही राज था, तो स्कॉट आयरिश जो पिता का खानदान था, स्कॉट आयरिश से, यानी स्कॉटलैंड और आयरलैंड दोनों का मिक्स कर दिया जाए, जो आज भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड वहां के थे। और जो उनकी माता का जो परिवार था, वो वेल्श, यानी वेल्स, वो भी आज यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, वहां के थे। तो वहां से आए थे अमेरिका में, स्कॉटलैंड आयरलैंड से पिता के परिवार वाले, और वेल्स से माता के परिवार वाले। He believed himself to be a distant relative of Woodrow Wilson. वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे 1913 से 1921 तक। जन्म शायद इनका 1856 में हुआ था। तो बिल अपने आप को उनका एक दूर का रिश्तेदार मानता था। अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे थे, उनका रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार मानता था। वो कैसे पता चलता है? थैंक्स फॉर योर ऑल टू फ्लैटरिंग कंपैरिजन बिटवीन मी एंड कजिन वुडरो, ही वंस रोट टू अ फ्रेंड। एक बार एक दोस्त को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे और मेरे कजिन वुड्रो, वुड्रो विल्सन की बात कर रहा है, उनके बीच में, हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, और फ्लैटरिंग कंपैरिजन, यानी कि प्रशंसा वाली एक सराहनीय तुलना करने के लिए धन्यवाद, ये उसने दोस्त को लिखा था। यहाँ से पता चलता है कि वो उसका दूर का रिश्तेदार मानता था खुद को। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ही इज अ फोर्थ कजिन अबाउट वंस रिमूव्ड। फोर्थ कजिन मानता था उसको अपना, यानी रिश्तेदार का रिश्तेदार का रिश्तेदार का रिश्तेदार। तो दूर का रिश्तेदार, फोर्थ कजिन। Years ago, some members of the Wilson family, now so large as to be the leading name in the Chicago telephone book, visited my father and told him this. अब ये कैसे इसको कंफर्म कर रहे हैं कि वो वुडरो विल्सन से इनका कोई संबंध था, अमेरिका के प्रेसिडेंट से? वो कह रहे कि कई साल पहले विल्सन परिवार का कोई सदस्य मेरे पिता से मिलने आया था,
और उनको इस बारे में या ये बात बताई थी। और विल्सन फैमिली जो है, जब ये बताया जा रही थी ये बात बिल डब्ल्यू द्वारा, कह रहे कि अब वो परिवार इतना बड़ा हो चुका है, वो फैमिली जो है विल्सन की इतनी विशाल हो चुकी है कि शिकागो की जो टेलीफोन डायरेक्टरी है उसमें सबसे ज्यादा इनके परिवार के नाम है। सबसे ज्यादा इनके परिवार के नाम है। I guess there is a certain amount of resemblance when one stops to think about it. अगर ये आप देखें फोटो, तो दोनों में आपको चेहरों में जो है ना समानता दिखेगी। ये फोटो सुमेश भाई ने डाली है, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों के चेहरों में आपको समानता मिलेगी, और वही चीज वो कह रहे हैं, आई गेस देर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजेम्बलेंस व्हेन वन स्टॉप्स टू थिंक अबाउट इट। वो समानता है। इनफैक्ट एज एन अडल्ट ही डिड हैव अ फेशियल एंड फिजिकल रिजेम्बलेंस टू प्रेसिडेंट विल्सन। आप देख सकते हैं फोटो में चेहरा भी और जो शरीर की बनावट थी, दोनों प्रेसिडेंट विल्सन से मिलते जुलते थे। और ये हम फोटो में देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि वो मानते थे, बिल डब्ल्यू भी, कि वो वुडरो विल्सन के रिश्तेदार थे दूर के, और कहीं ना कहीं उनके अ, खानदान से ही संबंधित थे। बिल्स सिस्टर डोरोथी ब्रिस्टर विल्सन, born in 1898। तो इनकी बहन जो थी डोरोथी 3 साल छोटी थी, लेकिन 98 में जन्म हुआ था। ये आगे पेज में उनके माता पिता की फोटो है। तो डोरोथी ब्रिस्टर विल्सन, born in 1898, researched their genealogy in order to qualify for membership in the Daughters of the American Revolution। बिल डब्ल्यू ने तो हमें बताया कि ज्यादा कोशिश नहीं की, लेकिन उनकी बहन डोरोथी ने कोशिश की थी अपने जो पूर्वज हैं उनके बारे में पता करने की। वो ज्यादा कोशिश की थी, खोज की थी। कारण क्या था कि उनको मेंबरशिप चाहिए थी डॉटर्स ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन। एक संस्था है अमेरिका में, आज भी है, डॉटर्स ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या थी? अमेरिकी क्रांति, जो उनकी आज़ादी की लड़ाई थी ब्रिटेन से। तो वो एक संस्था बनी हुई थी, डॉटर्स ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन, वहाँ की लड़कियों औरतों के लिए। और ये संस्था क्या करती है? देशभक्ति की भावना जगाती है, एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है, मतलब एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है शिक्षा को, खास करके औरतों लड़कियों की। उनको स्कॉलरशिप भी देती है, वजीफा भी देती है, उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प भी करती है। तो वहाँ की मेंबरशिप आगे की पढ़ाई के लिए डोरोथी लेना चाहती थी। और वहां पे फिर उनको बताना पड़ता है कि आप कैसे संबंधित हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन के किसी सदस्य से जिसने कि उस लड़ाई में भाग लिया हो। वो आपको अपने वंश के बारे में बताना पड़ता है कि आपके वंश का कौन सा व्यक्ति उस लड़ाई का हिस्सा था। सो when asked what her ancestors had done in that war, she answered that he led American troops at the Battle of Monmouth। जब पूछा जाता था डोरोथी से, या जब पूछा गया कि उनके पूर्वजों ने उस लड़ाई में, उस वॉर में, उस युद्ध में क्या योगदान दिया था, क्या किया था, जो आपको इसमें डीएआर में आपको मेंबरशिप दी जाए, कौन से पूर्वज ने क्या किया था। शी आंसर्ड दैट ही लेड अमेरिकन ट्रूप्स एट द बैटल ऑफ मनमाउथ। अमेरिकन सेना को का नेतृत्व किया था मॉनमाउथ की लड़ाई में। मॉनमाउथ ये जो है, ये न्यू जर्सी में एक छोटा सा कस्बा कह ले, गांव कह ले, वो है न्यू जर्सी में। और कह रही कि वहां पे जो अमेरिकन फौज थी उसका नेतृत्व किया था मेरे पूर्वजों ने। बट शी एडेड विद अम्यूजमेंट ही वॉज नॉट ए जनरल बट अ ड्रमर बॉय। और फिर उसके बाद मजाकिया लहजे में कहती है कि नेतृत्व तो किया था, लेकिन वो जनरल के तौर पे नहीं, वो वहां पे कोई जनरल नहीं थे,
कोई बहुत बड़े अफसर नहीं थे, बट अ ड्रमर बॉय। वो ड्रम बजाते थे, फौज के बैंड में ड्रम बजाते थे। ये डरोथी का कहना था, जो उसने पता किया था। तो वहां पे थोड़ा सा ये और आइडिया मिला। और ये लड़ाई हुई थी 1778 में। तो बिल के जन्म से 100 साल से भी ज्यादा पहले की बात है। तो हम सोच सकते हैं कि ये कौन से पूर्वज की या कौन से वंशज की बात कर रहे होंगे अपने। 1778 जून, मेरे ख्याल 26 जून 1778 की तारीख थी, तब लड़ाई हुई थी ये। और तब की ये बात चल रही है। Dorothy remembered the East Dorset of her turn of the century childhood as a small village of about 20 homes on two main streets, with marble sidewalks and many beautiful trees, mostly sugar maples. तो अब यहाँ पे वो डरोथी बचपन की अपने ईस्ट डॉर्सेट के अपने गांव को याद कर रही है, और उसके बारे में बता रहे हैं कि टर्न ऑफ द सेंचुरी, क्योंकि ये 1895 में बिल पैदा हुए, 1898 में डरोथी पैदा हुई, तो वो सेंचुरी बदलने वाली थी ना। 19वीं सेंचुरी से 20वीं सेंचुरी में आने वाले थे। सो टर्न ऑफ द सेंचुरी, सेंचुरी बदलने वाली थी। तो वहां जो बचपन इनका बीता था, छोटा सा गांव, सिर्फ 20 घर थे। दो मेन सड़कें थी, दो मेन गलियां कह लो, स्ट्रीट्स। उसमें सिर्फ 20 घर थे। और मार्बल साइड बॉक्स, कोई मार्बल तो वहां पे था ही। तो जो फुटपाथ कह लो, साइड बॉक्स को फुटपाथ भी कह सकते हैं, जो चलने की जगह सड़क के किनारे पे होती है, मार्बल की बनी हुई थी, संगमरमर की। एंड मैनी ब्यूटीफुल ट्रीज, और पेड़ थे बहुत अच्छे अच्छे। ये अगले पेज पे फोटो दे रखी है उनके घर की, इस डॉर्सेट में, वर्मोंट में। बीडब्ल्यू के घर की फोटो दे रखी है, हालांकि बहुत डार्क है। तो 20 घर, सिर्फ दो मेन सड़कें, और उसपे बहुत सुंदर सुंदर पेड़। देवर टू जनरल स्टोर्स। अब उस गांव में क्या क्या था, अब वो तस्वीर देखते हैं। दो सड़कें हैं, 20 घर हैं, और उसके अलावा उस घर में और क्या है, तो उस गांव में क्या है, दो जनरल स्टोर हैं, दुकानें सामान के लिए। टू मार्बल मिल्स, मार्बल की मिलें हैं, संगमरमर की। अ चीज फैक्ट्री, एक चीज की फैक्ट्री है। अ ब्लैक स्मिथ शॉप, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, एक लोहार की दुकान है। एंड कॉबलर शॉप, एक मोची की दुकान। ऑल्सो अ पब्लिक स्कूल एंड टू चर्चेस, एक पब्लिक स्कूल, सरकारी स्कूल कह लो, और दो चर्च। ये उस गांव की बनावट उसने हमें बता दी। ये उस गांव कैसा था, वो गांव इनका ईस्ट डॉर्सेट का। ये 20 घर, दो सड़कें, दो जनरल स्टोर, दो मार्बल मिल्स, एक चीज फैक्ट्री, एक लोहार की दुकान, एक मोची की दुकान, एक स्कूल, पब्लिक स्कूल। अब 20 घरों से कितने बच्चे जाते होंगे उस पब्लिक स्कूल में, सोचने की बात है। एंड टू चर्चेस। टुडे with a population of about 300, East Dorset has scarcely more than 50 houses. टुडे, अब ये मुझे नहीं पता कि जब ये किताब लिखी गई थी तब की बात कर रहे हैं, ये शायद राजेश जी बता पाए कि ये कब की बात है। टुडे जब ये कह रहा है, तो ये कब की बात है कि पॉपुलेशन अबाउट 300 की पॉपुलेशन है वहां पे। ईस्ट डॉर्सेट है स्केर्सली मोर देन 50 हाउसेस, वहां भी मुश्किल से 50 घर है। कितने सालों बाद की भी बात कर रहे हो, तो 20 घर पहले थे, अब मुश्किल से 50 घर हैं, और 300 लोग हैं। Tucked away in the Vermont Valley against the western slopes of the Green Mountains, Bill's home village is one of the number of small hamlets that make up the township of Dorset. तो वहां भी गवर्नमेंट वैली है, घाटी गवर्नमेंट की, और पहाड़ है, ग्रीन माउंटेन्स, पहाड़ों के बीच में जो घाटी होती है, उसमें यह गांव बसा हुआ है। और स्मॉल हैमलेट्स दैट मेक अप द टाउनशिप ऑफ डॉसेट। तो कई छोटे छोटे गांव हैं जिनसे ये
डॉर्सेट का टाउन बना हुआ है, डॉर्सेट का शहर बना हुआ है, छोटे छोटे गांव है, उन्हीं में से एक जो है वो बिल का वो गांव है, ग्रीन माउंटेन्स की घाटी में बसा हुआ। ये अगला छोटा सा पैरा मैं और लेना चाहूंगा। फ्रॉम हिज विंडो बिल कुड सी माउंट एलियस राइजिंग अबव द टाउन। वो पहाड़ अपनी खिड़की से दिखता था बिल को। इसके बारे में हमने एक और किताब में भी पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, कि वो पहाड़ को निहारता होता था बिल डब्ल्यू बचपन में। वही चीज यहाँ पे आ रही है। बिल कुड सी माउंट एलियस राइजिंग अबव द टाउन। अब वो घाटी में शहर है और पहाड़ तो ऊंचा दिखेगा ही। तो ये पहाड़ एलिस जो था वो अपनी खिड़की से निहारा करता था बिल डब्ल्यू। अब बिल का क्या कहना है, उस पहाड़ को देख के क्या भाव आते थे अंदर। सेड बिल, an early recollection is one of the looking up and seeing that vast and mysterious mountain and wondering whether I could ever climb that high. कितना गहरा थॉट है ये। यार मुझे जो शुरुआती याद है वहां बचपन के बारे में, कि मैं कैसे खिड़की से पहाड़ को निहारा करता था और बड़ा, जिसे कहते हैं ना, अभिभूत होता था कि इतना विशाल, इतना रहस्यमय पहाड़ है। रहस्यमय इसलिए तो पहाड़ पे चढ़ के तो देखा नहीं वहां पे क्या है या उसके पीछे क्या है। तो विशाल, वास्ट एंड मिस्टीरियस माउंटेन, बहुत विशाल और रहस्यमय पहाड़। और सोचा करता था कि क्या मैं कभी इतना ऊंचा चढ़ पाऊंगा। ये जितना ऊंचा पहाड़ है, क्या मैं कभी इतना ऊंचा चढ़ पाऊंगा इस पहाड़ पे, इतनी ऊंचाई में कभी जा पाऊंगा, इतनी ऊंचाई में। नेम्ड फॉर द विंड गॉड ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, माउंट एलिस इज नोन फॉर द गस्ट्स that sweep around its summit and howl over the pits left by the East Dorset's now defunct marble quarrying industry. अब माउंट एलिस का नाम बता रहे हैं कैसे पड़ा है, ग्रीक माइथोलॉजी से। ग्रीक की माइथोलॉजी से, उनके जो पुराने वेद महा जो भी होंगे, विंड गॉड यानी वायु के देवता या वायु के भगवान, कुछ भी कह लो। जैसे हमारे यहाँ भी माना जाता है वरुण देवता है वायु के, तो विंड गॉड एलिस को मानते थे वो। उनके नाम पे माउंट एलिस पड़ा था। और उसमें क्या खासियत थी, इस पहाड़ में तेज हवाओं के झोंके आते थे। गस्ट गस्ट तेज हवाओं के झोंके आते थे जो उसकी चोटी से आते थे। गस्ट दैट स्वीप अराउंड इट समिट, उसकी चोटी के आसपास वो ठंडी हवाओं के, तेज तेज हवाओं के झोंके आते थे। और जो वो खानों में जो मार्बल की जो निकालते थे, वो खदान करते थे, खुदाई करते थे, उससे जो गड्ढे बच जाते थे, तो वो हवाएं जब चलती थी, तेज हवाएं, तो काफी शोर होता था। हाउल ओवर द पिट्स, तो वो गड्ढों से हवाएं गुजरती थी ऊपर से, गड्ढों के ऊपर से, तो काफी शोर आता था, काफी तेज आवाजें आती थी उससे। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा आइडिया में दे रहा उस पहाड़ का। वो पहाड़ था वहाँ पे, पहाड़ से तेज हवाओं के झोंके आते थे चोटी से, और यहाँ पे जो गड्ढे बने हुए थे खानों से, उन हवाओं में वो हवाएं उनसे टकरा के जो है तेज आवाजें करती थी। तो ये जो हमने आज पढ़ा है, आज यहीं तक हम पढ़ेंगे, तो उसमें थोड़ा सा उसके गांव के बारे में बताया गया, थोड़ा उसके पूर्वजों के बारे में बताया गया, बिल डब्ल्यू के थोड़ा सा चित्रण किया गया है। और फिर लास्ट में बिल का वो कहना कि क्या मैं कभी इतनी ऊंचाई पे चढ़ पाऊंगा, एक इतना गहरा थॉट जो बचपन से उसको आ रहा था, उसके बारे में बताया गया है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं और आगे कल पढ़ेंगे हम। सो बैक टू यू, थैंक यू सुमेश भाई, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विमल भाई, थैंक यू सो मच। राजेश जी, प्लीज कंटिन्यू। जी, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश मिश्राबी हूँ। सुमेश जी, थैंक यू सर्विस के लिए, और दोनों तरीके की सर्विस के लिए भाई। देखो, आपने चेहरा भी डाल दिया, वुडरो विल्सन और बिल डब्ल्यू का चेहरा भी, वाकई वो फोंट बिल्कुल एक जैसे हैं। तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू विमल जी। वंडरफुली आपने 3-4 पैराग्राफ और बड़े ब्रीफली एक एक लाइन करके, तो थैंक यू सो मच।
कल हम लोगों ने पढ़ा था, दोनों ही साइड देख ली थी कि बीडब्ल्यू के नाना साइड में और अपने दादा के साइड में किस प्रकार के लोग थे। और समझ में आ रहा था कि एक तरफ जो है वो मतलब नाना के साइड में जो गिरफ्त फैमिली है, वो बहुत ही गंभीर पढ़े लिखे लोग, बड़े सभ्य से, बड़ा इज्जत सम्मान, और इधर हो हल्ला वाले हैं। लेकिन इधर मैनेजिंग क्वालिटी है, लीडिंग क्वालिटी है, मतलब विलियम या गिलमैन वाली साइड में देखें, जिस साइड से बिल डब्ल्यू है, उस साइड में ह्यूमनिटी वाले लोग हैं, मजदूरों के साथ का मतलब या साथ या मजदूरों से काम लेने वाले लोग, जिनकी लोगों के साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना है, उस प्रकार के लोग हैं, सोशली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व। मतलब आज बीडब्ल्यू ने कि मतलब बिल को तो था नहीं भाई साहब कि यार हमारी जड़ें कहाँ हैं। होता है ना, आदमी जानने की कोशिश करता है कि कहीं भी जाता है, जैसे खासकर हमारे में मतलब अस्थियां लेके जाते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं, यार देखियो कब तक कहाँ तक। मैं भी लाया था 7-8 वीडियो पे अपने, जब मैं फादर की अस्थियां लेके गया था 2002 में, कि यार जानने की कोशिश तो करें पीछे कहाँ से आए हैं। वो कह रहा बिल्कुल तो था नहीं भाई साहब, और वो दोनों बता दिया, वो स्कॉट आयरिश साइड और बेलिश साइड, मतलब गिरफ्त वाली जो साइड है, वो भी बता दी कि मदर साइड जो थे वो ये बेलिश वाले लोग थे, और फादर वाली साइड भी बता दी है कि ये स्कॉट आयरिश लोग थे, मतलब मिक्स ब्रीड टाइप के। स्कॉट और आयरलैंड आज भी, जैसे विमल जी ने बोला कि दोनों यूएसए का हिस्सा है, तो वो थे। अब कहाँ जोड़ा जी जाके, वुडरो विल्सन के साथ, कि यार देखो हमारे तो खानदान में बड़े बड़े लोग हुए। वुडरो विल्सन कब सच में ये नहीं बात कि वो 28 में राष्ट्रपति रहे, या उन्होंने 4 मार्च 1913 से लेके 1921 तक मतलब प्रेसिडेंट रहे, उनके करे गए कामों की बड़ी सराहना है। जो विश्व में मतलब बहुत कम लोग इस प्रकार का महाविशाल परिवर्तन कर पाते हैं कि मतलब ये जो वुमेन को राइट मिला ना, वोटिंग का, वोटिंग राइट नहीं था भाई साहब वुमेन के पास। ये पहला आदमी है जिसने जैसे आजकल इंडिया में चल रहा है जी की वो कल या परसों में अखबार में पढ़ रहा था कि 50% से ऊपर हमारी लोकसभा की सदस्य अब जो है वो लेडीज होंगी। तो ये महाविशाल परिवर्तन नहीं आ जाएगा? मान लो हमें विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, राज्यसभाओं में 50% लेडीज देखने को मिले, भाई साहब कितना विशाल परिवर्तन। तो जो भी आदमी ये करके जाएगा, 100 साल बाद उसके बारे में लोग बात करेंगे कि भाई साहब पहले तो नहीं था, लेकिन इस आदमी ने ये काम करा था। तो वुमेन को राइट दिया उसने वोट का। बाल श्रम, मतलब छोटे बच्चों का वो जो अब पता लग गया कि बीडब्ल्यू कहाँ रह रहा है, संगमरमर की खदानें हैं, वाइट संगमरमर जो है वो वहां से निकल रहा है। तो बाल श्रम बहुत होता था उन एरियो में या दूसरे भी एरियो में, तो बाल श्रम को रोका उसने। और तीसरी चीज सबसे बड़ी बात कि मजदूरों के लिए 8 घंटे की आज की डेट में भी जो मजदूरों के लिए चलता आ रहा है, ये वुडरो विल्सन को जाता है जी। तो 3 क्रेडिट मेन जो है उसके खानदान को जा रहे हैं, बीडब्ल्यू के खानदान को, यानी कि वो उस खानदान से जोड़ रहे हैं कि वुडरो विल्सन। और ये देखो सुमेश जी ने दोबारा फिर फोटो डाली है, होंठ का जो साइज है नीचे को ना, ये कहाँ से पहचानोगे? माथा चौड़ा है दोनों का, होंठ जो है वो नीचे को झुके हुए हैं। तो इस प्रकार की कई चीजें मिल रही हैं भाई साहब। तो वो कह रहा है कि वो जो सराहनीय कंपैरिजन करा किसी दोस्त ने, तो उसके लिए बीडब्ल्यू कह रहे हैं थैंक यू। लेकिन जो चौथी पीढ़ी के रिश्तेदार है हमारे, जैसे हम भी बोल देते हैं ना, वो यार 3-4 पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, फोर्थ कजन कह रहा है कि चौथी पीढ़ी में पहले से ये लोग जो है वो हमारे रिश्तेदार हैं। और ये बात हमें बताई किसने? जैसे कोई आया इनसे मिलने, विल्सन फैमिली का कोई आदमी आया, तो उसने बोला भैया वो डायरेक्टरी उठा के अगर तुम देखोगे ना, शिकागो वाले वो टेलीफोन बुक का डायरेक्टरी उठा के देखो, तो हमारा खानदान भरा पड़ा है, पूरे नाम हमारे खानदान के हैं। और फिर बंदा बोलता भी है भाई ये जो काम है वुडरो विल्सन ने करे हैं, ये वाकई छाती पे हाथ मारने वाले हैं। लेकिन इनके खानदान में जो अब बिल करेगा वो तो कोई कर ही नहीं पाएगा। देखो जी, ये कानून बनाना, कानून भंग हो जाना, एक बंदा पावर में है तो वो चेंज ला सकता है, कोई भी ला सकता है। मतलब अगर मान लो आदमी को सही सही का बहुमत है या उस प्रकार की चीजें हैं, तो चेंजेस ला सकता है व्यक्ति। मतलब ये देखते हुए नहीं कि मतलब पब्लिक क्या बोलिए, आने वाले कई चीजों में 100 सालों में भी वो चीज। लेकिन जो बीडब्ल्यू करने वाला है यार, ये तो युग परिवर्तन करने वाला है। उन्हीं के खानदान का एक आदमी जो है, आज हम इस बात को बोल सकते हैं कि भैया उसने कुछ काम नहीं करा वुडरो विल्सन ने।
और वुडरो विल्सन को कितने लोग जानते हैं, हमारे में से कितने लोग जानते हैं, ये तो इस किताब में आ गया तो फटाफट देख के हम लोगों ने ढूंढा। लेकिन बिल डब्ल्यू को पता नहीं सदियों तक कब तक ये बंदा सर्च होता रहेगा, या कब तक, मतलब शराब जब तक रहेगी इस धरती पे ये बंदा भूलने वाला नहीं है। अब उन्होंने बता भी दिया कि यार वो सच सच में वो जो टच जोड़ते थे उस बंदे के साथ, तो गलत नहीं टच जोड़ रहे थे, चेहरा मोहरा शरीर का बनावट सारी की सारी चीजें उनके साथ मिलती थी। अब आ जाते हैं बिल डब्ल्यू की सिस्टर के यहाँ, बड़ा प्यार करते थे बिल डब्ल्यू। और बिल डब्ल्यू जितना प्यार करते थे अपनी बहन से, बहन उससे कई गुना प्यार करती थी। ये तो हमने पढ़ लिया ना ये कम्स ऑफ एज में, कि इनके जीजा का रोल पड़ा है ना भाई साहब हमने, लियोनार्ड बी स्ट्रॉन्ग का, वो ड्रोथी के हस्बैंड लियोनार्ड बी स्ट्रॉन्ग, जो हमारे एक क्लास ट्रस्टी, केवल एक क्लास ट्रस्टी नहीं रहे, पहले तो बिल को बचाना, हॉस्पिटलों में उनका वो करना, तो ये और ड्रोथी के कारण, मतलब छोटी बहन और भाई अकेले नाना नानी के यहाँ रहेंगे, ये पूरा जीवन यापन करेंगे, तो बहन हर हाल में चाहती थी, बहन और जीजा हर हाल में चाहते थे कि बिल डब्ल्यू बच जाए। तो पूरी उम्र तक रोल जो है ना इन भाई बहनों का आपस में रहा। और सबसे ज्यादा आगे इस किताब में भी हमें पता लगेगा कि जब भी बिल के बारे में कोई भी बात हमें पता करनी है कि बिल किस प्रकार का व्यक्ति है, तो ड्रोथी से पूछना पड़ेगा, उसकी बहन से पूछना पड़ेगा कि भाई बता तो सही कि बचपन में जब ये चाइल्ड ग्रोन हो रहा था तो किस प्रकार का था। 3 साल छोटी थी ये ड्रोथी। अब 3 साल छोटी होने के बावजूद इसको बड़ा चाव था, जो बिल डब्ल्यू को चाव नहीं था अपने खानदान के बारे में जानने का, इसको बड़ा चाव था। तो इसने चाव चाव में, क्योंकि ये डीएआर की मेंबरशिप लेनी चाहती थी, इसलिए उसने बता दिया कि वो मेंबरशिप के लिए मैंने अपनी वो वंशावली होता है ना, वंशावली की खोज करना, हमारे पास तो भाई एक ही साधन है, वो मैंने बता दिया कि हरिद्वार में जाके वो किसी भी पांडा साहब को पकड़ के वो ज्यादा पैसे दे के वो हम अपनी वंशावली का ले सकते हैं, मतलब 7-8 पीढ़ियों का हमारे उनके पास हो सकता है, उससे ज्यादा भी डाटा खंगाला जा सकता है वहां पर। तो इसने वंशावली के लिए क्या करा, वो डीआर की मेंबरशिप लेनी थी, अपनी वंशावली के बारे में जानना था, अपने पूर्वजों के बारे में। तो इसने जाके उनको बताया कि, तो उसमें एक कंडीशन थी कि भाई आपके खानदान के किसी भी व्यक्ति ने क्या किसी क्रांति में, युद्ध में, या किसी परिवर्तन के लिए कोई कार्य कर रहा है। तब इसने हंसते हुए, मतलब वो है तो मजाक वाली बात है, तो वो बता रही है कि नहीं, हमारे वो जो बैटल ऑफ मौन मौच हुआ थी, अब मेरे को ये सेंटेंस बोलना नहीं आएगा, मैं मौन मौच ही बोलता हूँ इसको, कि मौन मौच में मतलब हमारे खानदान के लोगों ने यार नेतृत्व करा था, ट्रूप का, सैनिकों का नेतृत्व करा था, ऐसा नहीं है। लेकिन साथ में हंसते हुए वो बोली कि भैया वो लड़े बड़े नहीं थे, कोई बंदूकें नहीं उठाई थी उन्होंने, ड्रमर था, मतलब वो ड्रम बजाने वाला, जो इनकी साथ जो इनका मनोरंजन करने के लिए जो लोग जाते हैं उस टीम में था। भी उसमें तो सारे होते हैं ना, भाई सैनिक जाते हैं तो खाना बनाने वाले रसोइये भी होते हैं, मोची भी होते हैं, नाई भी होते हैं, या दूसरे लोग भी होते हैं, सॉरी मुंह से निकल रही है बातें, और उनमें एक ड्रमर भी होता है कि उनका मतलब गाने बजाने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए। तो वो इस टीम में थे, तो वो इस कनेक्शन को जोड़ के डीएआर की जो वो मेंबरशिप लेना चाहती है। और सच में भैया भाग तो भाग ही है, चाहे आप किसी भी है। बिल डब्ल्यू ने भी, बिल डब्ल्यू को सबसे बड़ा क्या अफसोस रहेगा जीवन में कि वो आर्टरी में रहे यार, वो रसद नहीं सप्लाई करते पीछे से, सेकंड लेफ्टिनेंट बने थे बिल डब्ल्यू के, तो उनको यही रहा यार, वो पीछे ही रहे, मतलब वो रसद सप्लाई करते रहे, एमुनेशन वगैरह सप्लाई करते रहे, आगे फ्रंट लाइन पे जाके नहीं फौजियों के साथ लड़ा था, वो बिल्ड को एक वो भी रहा। अब आ जाते हैं जी बिल डब्ल्यू। अब ये जो गांव का चित्रण इन्होंने करा है, आज भी मेरा गांव इतना डेवलप नहीं है भाई साहब, ये गांव नहीं है, शहर है। मतलब उन्होंने तो अमेरिका के हिसाब से मेरे को लग रहा है इसको गांव लिख दिया, लेकिन आज भी कहाँ है भाई साहब, मेरे गांव में कहाँ है पब्लिक स्कूल, एक स्कूल था प्राइमरी का, वो भी बंद हो गया है। मेरे गांव में नहीं है इतनी चीजें जितना इन्होंने बता दिया, कि जैसे वो बता रही है कि एक छोटा सा गांव है, 20 घर है, और बड़े मतलब अच्छे, अच्छा मार्बल वहां से निकलता है, तो साइड में जो गलियां बलियां हैं उनमें भी मेन 2 गलियां हैं, लेकिन वो साइडों में जो जगह है वहां भी संगमरमर बिछा हुआ है, और वो खजूर के पेड़ हैं ऊंचे ऊंचे उस प्रकार के। और फिर वो बता रही 2 जनरल स्टोर हैं, 2 मिलें हैं बड़ी मार्बल की, जहाँ कटिंग वटिंग होती है, एक वो चीज फैक्ट्री है, एक लोहार की, एक मोची की दुकान है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक स्कूल और 2 चर्च है वो वहां पर। जैसे हमारे गांव में भी मंदिर जरूर होता है, बाकी चीजें होती है, तो ये गांव का चित्रण बताया, लेकिन मेरे को तो ये छोटा मोटा शहर सा नजर आ रहा है।
और आज की डेट का मतलब उनका यही है, जब उन्होंने किताब लिखी है तब, क्योंकि यहाँ पर खदानें बंद होगी, मतलब ये जहां पर संगमरमर वगैरह निकलता है या कहीं भी कोई खनिज या ये पत्थर निकलता है, तो वो जब वो पत्थर पुत्थर निकल के चला जाता है तो वहां पर फिर वो बसावट उतनी रहती है या फिर थोड़ी बहुत ही बढ़ती है। वो जो नीचे उन्होंने पिट हॉल की बात करी है ना, कि वो संगमरमर निकाल लेते हैं तो वो जो खुले होल से बच जाते हैं, मतलब वो हवाओं का जो उन्होंने जिक्र करा है, वो सारे पिट हॉल ही रह जाते हैं, मतलब जब वो सारी खनिज खुनिज निकल जाते हैं तो वो जगह तो आज की, वो जब इन्होंने किताब लिखी तो वो कह रहा 50 घर और 300 की आबादी है, कोई बड़ा बड़ा चढ़ा नहीं, मतलब कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ। अब आते हैं जी बिल डब्ल्यू पे, इस जिक्र पर कि शराबी का बचपन। और ये बिल डब्ल्यू 2.5-3 साल की मेमोरी है, ये 2.5-3 साल की है खिड़की वाली मेमोरी। मैं 2.5-3 साल की इसलिए कह रहा हूँ कि एज विल सी इट में उन्होंने इस मेमोरी को अपनी अगली मेमोरी से जोड़ा है। मैंने इतने कॉन्फिडेंस से 2.5-3 साल इसलिए बोल दिया कि जब वो 4 साल के थे, पहले बिल डब्ल्यू का एक थॉट था, रोज खिड़की पे खड़ा हो जाते थे, पहाड़ों की तरफ देखते थे कि यार इन पे चढ़ूंगा कब, तो कोई ऐसा दिन आएगा मैं इन पे चढ़ पाऊंगा। बे बच्चे का थॉट देखो, बच्चा क्या थॉट ले सकता है, मेरे जैसे बच्चे ने क्या थॉट लिया होगा, भाई गली में घूम पाऊंगा क्या, मैं चल पाऊंगा क्या। अगर मान लो, पहली बात इतना थॉट था ही नहीं, अगर मान लो मैं छोटा, मेरे को तो याद ही नहीं है 3 साल का, लेकिन अगर 4-5 साल की मैं यादें भी करूं, तो कहाँ था थॉट कि कोई पकड़ के कोई शहर तक ले जाए या पापा मेला दिखा दे, यहां तक विचार था। या इससे थोड़ा सा विचार ऊंचा हो सकता है कि कोई शहर घुमा लाए, बस में बैठा दे, हमारे पास तो बसों का भी अकाल था, बसें ही नहीं थी, कि बस आती थी तो मतलब उस प्रकार का था कि लाइट नहीं थी। जब मैं 8वीं में, मतलब 8वीं में हुआ था तब लाइट आई थी हमारे घरों में, ये रोशनी भी नहीं थी, तो सोच लो कि किस एरिया में मैं ग्राउंड हुआ। लेकिन बिल डब्ल्यू ने इस थॉट को बड़े प्यारे तरीके से जोड़ा है कि एक शराबी जो है, जब वो बड़ा होता है, यार टर्म टाइम मैं देख रहा हूँ बहुत ही ज्यादा ले लिया मैंने, लेकिन इस सेंटेंस को मैं कंप्लीट करके ही जाऊंगा जी। और अब वो क्या था जी कि एक मतलब उन्होंने फिर बिल डब्ल्यू ने एज विल सी इट में जिक्र कर रहा है कि वो ऑब्सेशन लिफ्ट हुआ, खिड़की में खड़ा होने का ऑब्सेशन कब लिफ्ट हुआ, जब एक बार आंटी इनकी एक केक लेके आई, तो वो ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया केक के ऊपर। बीडब्ल्यू ने बड़ी प्यारी खूबसूरत तरीके से क्या जोड़ा है कि जब भी जीवन में, बचपन से लेकर यहां तक, जब भी जीवन में एक अच्छी चीज मेरे को मिली, तो मेरा ऑब्सेशन दूसरी चीज पे लिफ्ट हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शराब जीवन में आई तो मेरा ऑब्सेशन लिफ्ट नहीं हुआ। बड़ा खूबसूरत है एजविल सीजेट का। और अब मैं पेज नंबर भी बता दूंगा, थोड़ा सा 5-10-20 मिनट बाद मैं वो पेज नंबर भी बता दूंगा, वो पेज नंबर कौन सा है। तो वो ऑब्सेशन जब शराब पर गया, मतलब एक चीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, ऑब्सेशन लिफ्ट होते चले गए। लेकिन जब वो शराब पर आया ऑब्सेशन, तो वहां पर टिक के रह गया। और लास्ट में इन्होंने जो पवन देवता की बात करी है कि वो माउंटेन जो थी वो पवन देवता को समर्पित थी। लोगों का यह मानना था कि वो हवा के जो झोंके आते हैं, जब वो खदानों की पिटफॉल में, मतलब खड्डों में जाकर हवा गूंजती थी, तो इस प्रकार की ग्रीक की पुरानी कथाओं में उस माउंटेन का को जो है वो श्रेय दिया जाता था कि ये पवन देवता के नाम से, ये जो पवन देवता यहाँ आते हैं। और इस प्रकार से मतलब एक वो जो जैसे पौराणिक कथाएं सी बन जाती हैं, इस पहाड़ के बारे में भी एक पौराणिक कथा थी। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। और सॉरी यार, देखा नहीं मैंने टाइम, टाइम वाकई ज्यादा ले लिया, शुक्रिया।